नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। पॉलिटिकल पंचायत में इस वक्त प्रदेश की जो एक ऐसा विषय इस वक्त पूरे प्रदेश में गूंज रहा है और जिसकी आहट केंद्र तक भी सुनाई दे रही है। पूरा हिंदुस्तान जिस एक आवाज के साथ इस वक्त दिख रहा है वो है किसानों का आंदोलन। इसी मसले को लेकर हम आज 1 घंटे तक इस पॉलिटिकल पंचायत को लेकर आपके सामने रहेंगे, जहां तमाम राजनीतिक दल के साथ साथ किसान नेता हमारे साथ मौजूद रहेंगे और जो उनसे जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर केंद्र से जो बुलावा मिल रहा है उस बुलावे को ना कहने के पीछे की वजह क्या है और सशर्त या बिना शर्त बातचीत के मायने क्या हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। दिल्ली के 4 बॉर्डर और इन चारों बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए हैं। बॉर्डर्स पर भारी सुरक्षा बल तैनात हैं। ठिठुरती ठंड में किसान बॉर्डर पर सो रहे हैं तो बेचैनी सियासतदानों की भी बढ़ रही है। राज्य सरकारें हिली हुई हैं, समाधान की कोशिशें जारी हैं, लेकिन किसान अड़े हुए हैं, मान नहीं रहे। ये किसान जो बॉर्डर पर लेटे हुए हैं, हजारों जवान जो बॉर्डर पर तैनात हैं। इन तस्वीरों ने नवंबर की ठंड में लुटियन दिल्ली की सियासत में तपिश ला दी है और चिंगारी फैल गई है आसपास के राज्यों में, क्योंकि बात देश के किसानों की है। वो ठंड में बॉर्डर पर डटे हैं तो सियासतदान भी चैन से बैठ नहीं पा रहे। क्या प्रधानमंत्री, क्या गृह मंत्री, क्या कृषि मंत्री, सब हैरान और परेशान हैं, क्योंकि बात देश की उस आबादी की है जिसका साथ देना और जिसका दूर चले जाना सियासत की नई लकीर खींच भी सकता है और पुरानी लकीर को मिटा भी सकता है। इस आंदोलन की आग का धुआं राज्य सरकारों तक पसर गया है और हरियाणा के 2 मंत्रियों ने किसानों से धरना खत्म करने की अपील की। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि धरती पुत्र खेत में काम करता हुआ अच्छा लगता है, तो हरियाणा के कृषि मंत्री ने बातचीत से समाधान की बात कही। देखिए, अब ये जो धरती पुत्र हैं, किसान हैं, जो दिल्ली की बॉर्डर पर जाकर बैठे हुए हैं, जिनको बातचीत का न्योता बार बार दिया जा रहा है, अब ये डेडलॉक ख़त्म होना चाहिए, जल्दी वार्ता होनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का प्रेस्टीज का इशू नहीं बनाना चाहिए और बातचीत होनी चाहिए। धरती पुत्र खेत में काम करता हुआ ही अच्छा लगता है। हरियाणा सरकार किसान हितैषी फैसले लेने में कभी पीछे नहीं हटेगी और जैसे कि पीछे दुष्प्रचार था कि मंडियां नहीं रहेंगी, एमएसपी नहीं रहेगा, ये कांग्रेस का झूठा प्रचार था। मंडियां भी चली हैं, एमएसपी भी चली है, 7.5 लाख मीट्रिक टन बाजरा भी खरीदा है, कपास की अलग अलग कारखानों में खरीद हुई है, मुआवजा भी अच्छा मिला है। मोदी जी ने 6-6 हज़ार रुपये खाते में भी दिए हैं और किसान हितैषी फैसले जो भी लेने होंगे वो हम लेंगे। बात किसानों की है तो सियासत भी खूब हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब किसान दिल्ली आ रहे थे तो हरियाणा सरकार ने उन्हें रोका क्यों वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जिस पर गृह मंत्री अनिल विज ने भी पलटवार किया। बीजेपी और जेजेपी सरकार का किसान विरोधी टेढ़ा बेनकाब हो गया। वो जब आ रहे थे शांति प्रिय ढंग से किसान आ रहे थे, सबको प्रजातंत्र में अपनी बात कहने का हक, कहीं दिल्ली आते ना, दिल्ली वाले बुला रहे थे बात के लिए, बातचीत के बुला रहे थे, क्यों हरियाणा में रोका भाई? क्यों वाटर कैनन लगाए? क्यों टीयर गैस छोड़ी उनके ऊपर? कोरोना काल में जो ठंडा पानी की बौछार तो जो है गोली से भी ज्यादा काम करती है। तो ये जो है इस वास्ते किसानों में नाराजगी है, तो उसका रास्ता है कि मिल तुरंत उनसे बात करके इसका समाधान निकालें। हुड्डा साहब हमेशा भड़काने वाली बात करते हैं। हरियाणा से गुजरने के दौरान कहीं पर भी लाठी नहीं बरसाई गई। अब हुड्डा साहब को कहाँ लाठी लगी है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन पुलिस ने लाठी का
इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधती नजर आई। उन्होंने कहा कि जो किसान देश का पेट भरते हैं, सरकार ने उन्हें सड़क पर आने को मजबूर कर दिया। जो भारतीय जनता पार्टी ने 3 ऐसे काले कानून बनाए हैं कृषि क्षेत्र के, जिसने हमारे किसान की, मजदूर की कमर तोड़ के रख दी है। हमारा अन्नदाता जो देश का पेट भरता है, आज उसे सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। मेरा आग्रह है आप सभी से कि हमारे अन्नदाता के साथ कंधे से कंधा मिलाएं, उसकी आवाज को बुलंद करें। स्पीक अप फॉर फार्मर्स। हम सरकार से मांग करते हैं, डिमांड करते हैं कि ये तीनों काले कानून फौरन वापस करें। बहरहाल किसान सड़कों पर डटे हुए हैं तो सियासत भी खूब हो रही है, लेकिन एक हकीकत यह भी है कि किसान हर सरकार में ठगा गया है। काल चाहे जो हो, उन्हें हर बार सत्ता के खिलाफ झंडा बुलंद करना पड़ा है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के गुस्से से कई राज्यों की सरकारें हिली हुई हैं, लेकिन लगता है कि इस बार किसान आर पार के मूड में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। इधर चरखी दादरी के विधायक और सांगवान खाप के प्रधान सोमवीर सांगवान ने किसानों के समर्थन में उतरते हुए हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। सांगवान ने कहा कि 1 दिसंबर को खाप के हजारों लोग किसानों के समर्थन में दिल्ली के लिए कूच करेंगे। वहीं सांगवान ने यह भी कहा कि वो विधायक पद पर रहते हुए भाईचारे के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी का एक स्टेटमेंट सामने आया है, वो भी सुनाते हैं आपको। एक बात हम मोदी जी को स्पष्ट तौर पे बता देना चाहते हैं, जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और ये सरकार के गले की फांस बनेगा और मोदी को हमारी बात माननी पड़ेगी। हमारी चेतावनी है कि भी मान जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हमें इससे भी कड़ा कदम, अभी तो दिल्ली को घेरे बैठे हैं, कहीं इससे भी कड़ा कदम, आज 2 रोड रुके हैं, कल 3 और 4 और 5 हमें पूरी दिल्ली को सील ना करना पड़े या इससे भी कोई कड़ा कदम उठाना पड़े, उससे पहले बातचीत के लिए आ जाए, उसके पहले हमारा समाधान कर दें। धन्यवाद। कुमारी सैलजा का एक और स्टेटमेंट सामने आया है इस पूरे मसले पर, सुनिए। जो भारतीय जनता पार्टी ने 3 ऐसे काले कानून बनाए हैं कृषि क्षेत्र के, जिसने हमारे किसान की, मजदूर की कमर तोड़ के रख दी है। हमारा अन्नदाता जो देश का पेट भरता है, आज उसे सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। मेरा आग्रह है आप सभी से कि हमारे अन्नदाता के साथ कंधे से कंधा मिलाएं, उसकी आवाज को बुलंद करें। सोमवीर सांगवान का ये स्टेटमेंट, जहां पर उन्होंने चेयरमैनशिप छोड़ी है, ये हल्के में लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन है। निर्दलीय विधायक हैं चरखी दादरी से, लेकिन बीजेपी को इन्होंने समर्थन दिया है और ऐसे में किसानों के हित में आगे बढ़ते हुए उनका ये फैसला सरकार के लिए परेशानी का सबब हो सकता है। एक बार इनकी बाइट सुनिए, आप बयान सुनिए। सहयोग करना मेरा धर्म। अगर सरकार को गलत फैसला करते तो मैं उसका डट के विरोध करूंगा, डट के विरोध किया है, पहले भी कर, अब कर रहा हूं। और चेयरमैन नाम की चीज छोड़ो, ये तो मैंने कल ही छोड़ दी। मुझे कोई शौक नहीं, मुझे कोई धन दौलत की। एक बात बताना चाहता हूँ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मेरे बुजुर्ग भाई, आप लोगों ने जिम्मेदारी, खाप का प्रधान, एमएलए बनते रहते हैं, बहुत बड़े चले गए। मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूँ, कबीर जी ने भी कहा कि जिनी रे जिनी चदरिया वैसी ओढ़ी वैसे दिनी चदरिया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपकी खाप की इस पगड़ी की तरफ उंगली उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, गारंटी के साथ देता हूँ। जी, अलग अलग तरह से अपनी अपनी बात रहने की कोशिश लगातार तमाम राजनेताओं की तरफ से की जा रही है। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले तारुफ करा देते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वंदना पोपली जी हमारे साथ जुड़े हुए। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस की तरफ से चेतन चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए। चेतन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वंदना पोपली जी, कितनी खुशी मिल रही है, एक तरह से दिल्ली को सील करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं आप लोग, लॉकडाउन लगा देंगे आप लोग, दिल्ली में कोई बाहर से आ नहीं सकेगा, ना दिल्ली को खाना मिलेगा, ना दिल्ली को सब्जी मिलेगी। अच्छा लग रहा है? हैरानी हो रही है आपके प्रश्न पर। जी,
हैरानी होनी भी चाहिए। खुशी की क्या बात है? हैरानी वो होनी मुझे भी खुशी कहीं हैरानी पर होनी भी समझ नहीं आई। चाहिए। आपका हैरान होना खुशी मेरे तो लिए अच्छी शायद बात मेरे है। ख्याल से वरना कांग्रेस को होनी चाहिए कि जो उन्होंने क्षमता मेरे ख्याल से मुझे अच्छा लग रहा है अगर फैलाई आप हैरान हो रही हैं मेरे सवाल से। तो आपने तो क्या कहा, मुझे सुनाई नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे अच्छा लग रहा है कि आप हैरान हो रही हैं मेरे सवाल से। अब वो आपकी इच्छा है, आप अच्छा महसूस कर सकते हैं, बुरा महसूस कर सकते हैं, लेकिन मैं हैरान जरूर हूँ कि आपकी तरफ से प्रश्न यूजुअली आता नहीं है। जहां तक मुझे लगता है अच्छा लगने की बात, हो सकता है कांग्रेस को अच्छा लग रहा हो क्योंकि राजनीति कहीं ना कहीं सफल होती दिख रही है। हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि किसानों को बार बार भड़काने की कोशिश की जा रही है। आप देखेंगे कि लगातार नए नए प्रश्न लेकर आते रहे वो वंदना किसान पोपली जी, कानूनों के खिलाफ। सबसे वंदना पहले उन्होंने पोपली जी, कहा कि मंडी खत्म हो जाएगी, वंदना फिर पोपली उन्होंने जी, बोला कि इससे एमएसपी खत्म हो जाएगी। जब मुझे इससे पूछा बड़ा जाता था फेलियर कि इससे बताइए बड़ा फेलियर MSP वंदना पोपली जी कैसे आप लोगों खत्म के लिए होगा, कुछ नहीं हो मंडी कैसे सकता। खत्म होगी, तो उनके पास जवाब वंदना नहीं होता पोपली था। जी, इससे आज बड़ा मैं फेलियर सबसे आप लोगों के लिए किसान कुछ नेताओं नहीं हो को सुन सकता रही थी। है। एक बार ताकि इस बात को पूरा कर लूं मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इससे किसान बड़ा नेताओं को फेलियर सुन आप रही लोगों के थी। लिए कुछ नहीं हो सकता उन्होंने वंदना कहा पोपली कि जी हमें कि कोई आप चिंता नहीं है इन विपक्ष कानूनों पर। बरगलाने हम की तो कोशिश चाहते कर रहा है हैं कि सत्ता MSP पक्ष पे- को और आप लोग समझा नहीं पा रहे हैं किसानों को। ये सबसे बड़ा फेलियर है आप लोगों के लिए कि किसान को बरगला रहा है विपक्ष, जो आपका दावा है, आपकी पार्टी का दावा है, आपकी सरकार का दावा है, और किसान बहक रहा है आपके अनुसार। आप समझा नहीं पा रहे। लेकिन एक चीज और मुझे समझा दीजिए वंदना पोपली जी, एक चीज बता दीजिए, जब किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहा था, केंद्र की तरफ से न्योता भी था 3 तारीख का, फिर आप लोगों ने क्यों किसानों को रोकने की कोशिश की? आप लोगों ने क्यों किसानों को दिल्ली जाने से रोका? सीधा सा जवाब दे दीजिए। आपने 2 प्रश्न पूछे, मैं दोनों का एक एक करके जवाब दे देती हूँ। सबसे पहले आपने बोला कि आप लोग समझा नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, पूरे देश में कहां पर किसान कानूनों के खिलाफ कोई आपका आंदोलन दिखाई देता है? वो आंदोलन पंजाब से उठकर आता है, हरियाणा में एंटर करता है यहाँ पर, और यहाँ पर अगर वो कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो उसको रोकने का काम कहाँ हमारा है। कानून व्यवस्था बिगाड़ने की पूरे कोशिश देश की में उन्होंने? महाराष्ट्र नहीं, सबसे पहले तो मैं यहीं पर ऑब्जेक्ट कर रहा हूं आपको, मैं यहीं ऑब्जेक्ट कर रहा हूं आपको वंदना पोपली जी। वंदना पोपली जी, नहीं, कानून व्यवस्था बिगाड़ने की बात आपने की है। कहां किसानों ने कानून व्यवस्था बिगाड़ी? कहां किसानों ने कानून व्यवस्था बिगाड़ी? ये बता दीजिए आप, कानून व्यवस्था कहां पर बिगाड़ते हुए किसान आपको नजर आए? बैरिकेड्स आपने लगाए, वाटर कैनन का इस्तेमाल आपने किया, आंसू गैस की गोली आपने छोड़े, किसानों को रोकने की कोशिश आपने की। जो राजनीति की जा रही है किसानों के नाम पर, अगर कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है तो उसके लिए हम सजग हैं। आपको मैं फिर से बोलती हूँ कि कहीं पर मतलब पूरे देश में कोई आपका किसान स्टेट आंदोलन का नहीं है, इंटेलिजेंस तो इतना फेल है, कांग्रेस आपके प्रायोजित स्टेट है, का इंटेलिजेंस इतना पंजाब से फेल है शुरू कि हुआ, आप और ये लोग इसको किसानों यहाँ के लाने की आड़ कोशिश में की जा अगर रही है, उपद्रवी हैं तो यहाँ उनको लाने की पहचान नहीं कोशिश की जा सकते। रही है, लेकिन हरियाणा के किसान भी उनके साथ में नहीं नहीं। है। आप एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए, मुझे बताइए, महाराष्ट्र से तो कोई आवाज नहीं आती, यहाँ तो मतलब वहां से आवाज नहीं आती तो आपके यहाँ से भी आवाज नहीं आनी चाहिए, हरियाणा से भी आवाज नहीं आनी चाहिए, हरियाणा से भी आवाज नहीं आनी चाहिए। बोल रही हूँ कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया पे नहीं, हरियाणा से भी आवाज नहीं आनी चाहिए। देश में कहीं पर भी किसान आंदोलन तो दमनकारी नीति ले आइए, दमनकारी नीति ले आइए अगर आप चाहते हैं कि हरियाणा से भी आवाज नहीं आनी चाहिए। कमाल कर दिया, दमनकारी नीति वाली क्या बात है? आप उठवा दीजिए, आपके पास तो भाई आपके पास केंद्र में भी आपकी सरकार है, लठ चलवा दीजिए, लाठी चलवा दीजिए मैडम, किसने रोका है आपको? ताकि वो अपने फसल को बेहतर दामों से बेच सके। आप लाठी तो चलवा दीजिए ना, दमनकारी नीति वाली क्या बात है? आप लाठी चलवा दीजिए। प्रदेश के गृह मंत्री कहते हैं बातचीत जल्द से जल्द होनी चाहिए। सर, बातचीत में जा रहे थे किसान, आपने रोका, आपने रोका उनको। कि बातचीत जल्द से जल्द होनी चाहिए। अरे रोका किसने किसानों को? मुझे इसका समझ नहीं आ रहा। रोका किसने हरियाणा में किसानों को? वो तो पंजाब से चले दिल्ली जाते, आपका तो सिर्फ सड़क इस्तेमाल कर रहे थे। बिल्कुल सड़क इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन किसी की राजनीति को सफल नहीं होने देंगे। कहां से राजनीति आ जाती है वंदना पोपली जी? कहां से राजनीति आ जाती है इसमें? पंजाब में आवाज, पंजाब से किसान आए, हरियाणा के किसान उनके साथ थे, वो दिल्ली चले जाते, बात खत्म हो जाती। उसके बाद केंद्र से जो बातचीत होती, जो परिणाम निकलता। वंदना पोपली जी, इससे पहले भी नरेंद्र तोमर के साथ बातचीत हो चुकी है, इससे पहले भी नरेंद्र तोमर के साथ बातचीत हो चुकी है वंदना पोपली जी, इससे पहले भी नरेंद्र तोमर के साथ बातचीत हो चुकी है, जो बैठक बेनतीजा खत्म हुई थी। वही आगे आ रहे हैं। अरे एक बात तो रखिए, एक बात तो रखिए, एक तरफ आप कह रहे हैं पूरे देश का आंदोलन है, कहाँ पर दिख रहा है पूरे देश में आंदोलन? मतलब अगर हरियाणा के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, पंजाब के कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के किसान कर रहे हैं, ये आउट ऑफ इंडिया के हैं क्या? नहीं, ये आउट ऑफ इंडिया के हैं। हरियाणा इंडिया में नहीं आता क्या? हरियाणा इंडिया में नहीं आता, यूपी इंडिया में नहीं है, पंजाब भारत में नहीं है क्या वंदना पोपली जी?
बिल्कुल पंजाब भारत में है, लेकिन राजनीति को सफल नहीं होने देंगे। राकेश जी, ये भी आपको मान ये के नहीं रखिए। पता होगा कि किसी की हिंदुस्तान राजनीति में को सफल नहीं होने पंजाब, देंगे। किसानों के पक्ष में है। हिंदुस्तान में अन्नदाता पंजाब, किसान भाव कहने वाले हमारे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री, हमारे पंजाब और मुख्यमंत्री हरियाणा, किसानों के पक्ष ये में दो हैं ऐसे हम लोग। प्रदेश हैं लेकिन वंदा किसी की पोखरी जी राजनीति जहां को पर हम सफल खेती नहीं बाड़ी होने सबसे देंगे। ज्यादा होती है। आपको ये मालूम होना चाहिए। आप अपना प्रश्न दोहराएंगे, मुझे सुनाई नहीं दिया। आज आप सुनने के मूड में ही नहीं है। खैर, चेतन चौहान जी के पास चलते हैं। चेतन चौहान जी, सवाल अब आपसे ये है कि क्यों आप लोग किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके चला रहे हैं और सियासी रोटी भुनाने की कोशिश जमकर की जा रही है आप लोगों की तरफ से, ये आरोप लग रहा है आप लोगों पर। साकेत जी, देखिए, आज पूरे देश का किसान सड़कों पर है। इतनी ठुठरती सर्दी के अंदर दिल्ली को घेरे बैठा हुआ है, और अभी भाजपा की प्रवक्ता कह रही है कि सिर्फ किसान जो है वो हरियाणा और पंजाब का है। यूपी में भी शायद कांग्रेस ने ही भेजा होगा। यूपी से जो इतने किसान आए, राकेश टिकैत जी भी शायद कांग्रेस के ही आदमी होंगे। बात ये नहीं है, बात ये है कि आज अपना मुंह छुपाने के लिए ये एक राजनीतिक स्टंट बनाना भाजपा चाह रही है। भाजपा को ये नहीं दिखता कि जो किसान वहां बैठा हुआ है वो किसी पार्टी से नहीं है, किसी पार्टी का नेता को साथ बिठाने को तैयार नहीं है। वो अगर पंजाब से चला, हरियाणा से चला, पीपली में आपने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, क्यों किया? क्यों उनके ऊपर बर्बरता? पीपली में भी तो सिर्फ एक रैली करना चाहते थे। इस प्रजातंत्र के अंदर क्या किसी को आवाज उठाने की अनुमति नहीं मिलेगी? उसके बाद दोबारा उन्होंने कॉल करी और कम से कम 151 किसान यूनियन इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। ये भाजपा को समझ नहीं आ रहा। तमिलनाडु की इसमें इन्वॉल्व है, उड़ीसा की इसमें इन्वॉल्व है। ये नहीं दिखता इनको। इनको सिर्फ एक बात है कि अपना फेलियर छुपाने के लिए बंदूक, जो आप कह रहे हो कि कंधा कांग्रेस का भाजपा इस्तेमाल कर रही है, अपना फेलियर छुपाने के लिए। अब ये प्रायोजित जो बात ये बोलते हैं, कहां से प्रायोजित है? मुझे एक बात बता दीजिए। किसान सिंपल सी एक बात मांग रहा है, कांग्रेस भी उसके साथ खड़ी है। क्या मांग रहा है? सिर्फ इतना कह रहा है कि जो कानून आपने बनाए हैं, जो आप सो कॉल्ड कानून कहते हैं कि किसानों के हित के हैं, उसके अंदर एक MSP के 3 लफ्ज लिख दीजिए। वो आप लिखने को तैयार नहीं है। मोदी जी मन की बात करते हैं, तोमर जी अलग बोलते हैं, और उसके बाद इनके बयान देखिए। साकेत जी, मैं कहना चाहूंगा कि इनकी मानसिकता क्या है। मानसिकता ये है कि हमारे हरियाणा के खट्टर साहब ये बोलते हैं कि साकेत जी, बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया, मैं जवाब दे दूं? बहुत सारे प्रश्न इकट्ठे हुए। आ रहा हूँ आपके मैं जवाब दे दूं? आ रहा हूँ। उसके बाद इनके एक यूपी के मंत्री वो गुंडा बोलते हैं। किस तरीके का आज देश के अंदर माहौल पैदा करना चेतन जी, एक सेकंड रोक रहा हूँ आपको। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ जी हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। अभिमन्यु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। अभिमन्यु जी, सीधा सवाल आपसे ये कह रहा हूँ कि जब बातचीत के लिए हर तरफ से बुलाया जा रहा है, केंद्रीय मंत्री तक आप लोगों को न्योता दे रहे हैं, दिक्कत कहाँ है साहब? क्यों दिल्ली वालों को पूरी तरीके से परेशानी में डालना चाहते हैं? देखिए, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो केंद्र सरकार न्योता दे रही है वो टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर दे रही है। क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं सर? क्लियर कीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, बन्ना जी सुनिए। टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि भाई पहले आप बुराड़ी के मैदान में आइए, उसके बाद बात होगी। तो इस तरह की शर्तों के आधार पे बातचीत नहीं होती है, पहली बात। नंबर 2 बात, यदि आप अभी तक देखेंगे तो सरकारें जो चलती हैं, सरकारें वो मीडिया पे कुछ बयान देने से या फोन पे कुछ बात करने से सरकार नहीं चलती है। हमारा देश इतना बड़ा देश है। अभी नेताओं की तरफ से, कैबिनेट मंत्रियों की तरफ से मीडिया को बयान दिया जा रहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। फोन पे कुछ बातें की जा रही हैं। अधिकारी ये प्रयास कर रहे हैं कि फोन पे बात हो जाए। इस तरीके की चीजें ये फोन पे नहीं होती है, मीडिया में बात करने से नहीं होती है। सरकार अपना सीधा कोई न्योता नहीं दिया गया। सरकार अपना आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल भेजे न्योते के साथ, और उसके बाद वो कागज पे भेजे, लेटर भेजे, वो उसके बाद ही तो हम ये मानेंगे ना कि भाई सरकार बातचीत करना चाहती है। हमें किसी तरीके से कोई आधिकारिक तौर पे जो तरीका होता है वो कोई हमारे पास निमंत्रण नहीं। ठीक है। अभिमन्यु जी, एक चीज और, बन्ना जी ये नोट कर लिया होगा आपने कि आधिकारिक तौर पर अभी तक
किसानों से बातचीत करने के लिए कोई न्योता नहीं दिया गया है। पहली बात ये। दूसरी बात, अभिमन्यु कुहाड़ जी, आपसे ये जानना चाहता हूँ, वंदना पोपली जी ये कह रही हैं कि हरियाणा, पंजाब और यूपी बस यही किसान थोड़ी हैं, बाकी प्रदेशों का क्या हाल है, क्यों वहां के किसान नहीं आ रहे हैं सामने? देखिए, ये एक भाजपा के नेता गलत तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं जी। इनसे पूछिए भाजपा के लोगों से कि तमिलनाडु से पी अय्या कन्नू जी के नेतृत्व जो आ रहे थे, उनको मंगला एक्सप्रेस ट्रेन से उतार के क्यों अरेस्ट किया गया? जो केरल से किसान आ रहे थे, उनको क्यों अरेस्ट किया गया? जो मध्य प्रदेश से हमारे संगठन के हजारों किसान आ रहे थे, उनको ग्वालियर में, मुरैना में, अलग अलग जगहों पे क्यों रोका गया? जो ट्रेन, पूरी आधी ट्रेन किसानों ने जो बुक करा ली थी फेस्टिवल एक्सप्रेस, उसको क्यों रद्द किया गया? हमारे संगठन के लोगों ने जिसमें अपनी टिकट बुक कराई थी। राजस्थान से जो लोग आ रहे हैं, कल भी राजस्थान से बहुत बड़ी टीम आ रही है, और कल मध्य प्रदेश से लगभग 25 गाड़ियों का काफिला आया था हमारे संगठन के लोगों का। तो इसमें ये कहना कि और राज्यों से नहीं आ रहे हैं, ये सरकार के एक दुष्प्रचार है और ये झूठ है। आज हमारी जो गुजरात की टीम जो आज हमारी निकलनी थी जेके पटेल के नेतृत्व में, आज उनको जेके पटेल को अरेस्ट क्यों कर लिया गया आज वहां पे? तो दो उसमें चीजें समझनी पड़ेंगी। पहला तो कोरोना के कारण ट्रेन बहुत कम चल रही है, और दूसरा वहां पे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ट्रेन में वो चार्टर उसका बनता है, उसमें देख के किस किस की टिकट है उस हिसाब से अरेस्ट किया जा रहा है। तो ये सरकार का षड्यंत्र है, और सरकार इसको ये दुष्प्रचार कर रही है कि ये दो ही राज्यों का है, एक राज्य का आंदोलन है। ऐसा नहीं है, पूरे भारत के किसान एकजुट है, कश्मीर से ठीक है। अभिमन्यु जी, आप बने रहिए हमारे साथ। वंदना पोपली जी, मैं चाहूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ अभिमन्यु कुहाड़ जी का जवाब दें, क्योंकि कांग्रेस का फिर जवाब देंगे तो सिर्फ राजनीति होगी उस पर। जी, मैं इन्हीं का जवाब देती हूँ। अभिमन्यु जी, आपने कहा कि सरकार का षड्यंत्र है। मुझे ये बताइए, सरकार को तकलीफ क्या है अगर आपको फायदा पहुंचता है? तो वो तो आपको फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं ना, और उसी लिए एक कानून लेकर आए। और आप देखेंगे कि लगातार जो एमएसपी पर है फसल खरीदी जा रही है, और आगे भी एमएसपी के जो रेट हैं वो अनाउंस किए जा रहे हैं, और उसके बाद भी अगर आपको संशय बना रहता है कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, उसका जवाब तो मिलता नहीं है, और उसके बाद लगातार आंदोलन चले जा रहा है। मुझे याद है कि पहले भी आपके 2 बार जो है केंद्र के साथ। वंदना जी, ये बताइए ना, अभिमन्यु कुहाड़ जी ने जिस बात का जिक्र किया, डिस्टेंस में ये प्रॉब्लम है कि अगर आप भी बोल रहे हैं, अभिमन्यु जी ने जिस बात का जिक्र किया वंदना जी, कि अभी तक तो आधिकारिक न्योता नहीं दिया आप लोगों ने। क्या आप बातचीत की बात कर रहे हैं? अभी तक आधिकारिक न्योता नहीं दिया आप लोगों ने। मुझे एक बात बताइए, केंद्र में सरकार में बैठे हैं, क्या उनको मालूम नहीं है किस तरह से न्योता देना है? तो नई नई बातें निकालना, मैं तो बड़ी हैरान हूँ। आप किसान नेता राजनीति करेंगे क्या? का मत मानिए, आप किसान भी राजनीति कर रहे हैं। किसानों के फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा से खड़ी है, पहले भी खड़ी रही है, चाहे डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाने वाली बात हो, कृषि कानूनों के ऊपर हमें क्लास नहीं चाहिए, भाजपा के प्रवक्ता हमें क्लास नहीं बताएंगे। वंदना जी, अब किसान हैं और राजनीति थोड़ी करेंगे। वो कह रहे हैं कि ऑफिशियल इनविटेशन तो अभी तक मिला ही नहीं है बातचीत का, मीडिया में आंख कह देने से थोड़ी होगा, प्रतिनिधिमंडल भेजा जाए। देखिए, मीडिया में साकेत जी, मीडिया में आप भी हैं और आपको मालूम है लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। मतलब ऐसा है, अमित शाह जी ने खुद इनको बुलाया है कि आप आकर बातचीत करिए, और पहले भी बातचीत हुई होगी, तो अब इस नया बहाना बना लेना, पहले कहा कि शर्त लगा दी। अच्छा, तो अब आप किसानों को दोषी ठहरा रही हैं, आप किसानों को दोषी ठहरा रही है कि वो बहानेबाज है। आप किसानों को बहानेबाज बता रही हैं, जो किसान है, किसानों को आप बहानेबाज बता रही है वंदना पोपली जी। हालांकि किसानों को आप बहानेबाज बता रही है, अपने स्टेटमेंट ठीक से दीजिए, ऐसा ना हो कि सरकार से आपको, पार्टी से आप ही को फटकार लग जाए। पहले भी कहीं पे लिखा हुआ था ना कानून में। वंदना पोपली जी, आपको सुनाई नहीं दे रही है, आप सुन के अनसुना कर रही हैं। क्या आपको सुनाई दे रहा है वंदना पोपली जी? मैं ये कह रहा हूं कि आप किसानों को बहानेबाज बता रही हैं। अपना स्टेटमेंट आप चेक कर लीजिए एक बार। देखिए, वो शब्द आपके हैं, मेरे शब्द आपने कहा लगातार वो बहाने बना रहे हैं, अलग अलग बहाने बना रहे हैं, तो जो बहाने बनाता है उसको बहानेबाज कहते हैं। इतनी हिंदी तो मुझे आती है, वो बहानेबाज हैं। जो बहाने बनाता है वो बहानेबाज है। इतनी हिंदी तो आती है मुझे, इतनी हिंदी तो मुझे आती है वंदना पोपली जी। राजनीति करने के लिए पहुंच रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि यहाँ पर नहीं, जो किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पर किसान नेता बैठे, मुझे जरूर बताएं कि एमएसपी से तकलीफ क्या है। एमएसपी की तो बात अभी तक हम लेकर ही नहीं आए, एमएसपी की बात पर तो हम आए ही नहीं। अभी तो हम ऑफिशियल इन्विटेशन की बात पर हैं, ऑफिशियल इन्विटेशन की बात पर हैं। और आप जो दावा कर रही थी कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलावा किसान ही नहीं आ रहा, तो अभिमन्यु जी ने बता दिया कहां से किसान आ रहा है और कहां से गिरफ्तारी की जा रही है। कहां से, मतलब आपके हरियाणा से किसान नहीं है? सिर्फ वो कुछ
कुछ नेता हैं जो प्रायोजित है। अपने आंकड़े, अपने फैक्ट्स चेक कराइए मैडम प्लीज। संदीप सिंह भारती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप सिंह भारती जी, संदीप सिंह भारती जी, संदीप सिंह भारती जी। ठीक है वंदना जी, एक सेकंड वंदना जी, एक सेकंड वंदना जी, वंदना जी एक सेकंड वंदना जी, एक सेकंड। संदीप सिंह भारती जी, आप कहां से ताल्लुक रखते हैं सर? जी, मैं हरियाणा से और वंदना अच्छे से जानते हैं, और हम और हमारी पूरी टीम पिछले कई दिन से अपने बॉर्डर पे और आज हम बुराड़ी में हमने शुरुआत करी है सहयोग देने की। एक चीज और बताइए संदीप सिंह भारती जी, संदीप सिंह भारती जी एक चीज और बता दीजिए। जी, हमने बहुत लंबे समय खेती करी है और खेती के संबंध में वंदना पोपली जी से हम 1000 गुना ज्यादा सामान्य समझ रखते हैं। तो इनको कोई संशय हो तो बताएं। वंदना पोपली जी, हमारे हरियाणा के डोमिसाइल मांगना चाहते हैं तो वो बताएं। संदीप सिंह भारती जी हैं ये, वंदना पोपली जी, नाम आपके सामने फ्लैश हो रहा है, चेहरा भी आप देख पा रही हैं। अगर आपको डिटेल निकालनी हो तो डिटेल निकाल लीजिएगा कि ये खेतीबाड़ी करते भी हैं या ये भी प्रायोजित हैं। संदीप सिंह जी, आप भी प्रायोजित तो नहीं है? वंदना जी को बताना चाहता हूं, हम वही नौजवान हैं जिन्होंने धारा 370 पे मोदी जी का समर्थन किया था, जिन्होंने राम मंदिर के मुद्दे पे उनका धन्यवाद किया था। अब सरकार गलत कर रही है तो हम सरकार के गलत के खिलाफ खड़े हैं। हम इनकी तरह पार्टी के प्रवक्ता नहीं है कि जो ऊपर से फीडबैक आए वही दें। समाज में सच और झूठ का फैसला समाज करता है, और प्रवक्ता के नाते आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप सही कहें, बहकाने का प्रयास ना करें। जी सागर जी, आपका सवाल। सुना, इन्होंने मेरी आवाज बंद कर दी। अगर आपके पास मेरी आवाज जा रही है तो आपको बताना चाहूंगी, जनता टीवी पर सबको बोलने का पूरा अधिकार है मैडम, आवाज बंद नहीं की जाती। सामने रखिए, उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। आपसे एक प्रश्न पूछा मैंने कि एमएसपी को कौन सा खतरा है, वो मुझे बता दीजिए। ठीक है, एक सेकंड रुक रहा हूँ। सुधीर सिंगला जी विधायक हैं गुरुग्राम से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। सुधीर सिंगला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। सर, सवाल यही है कि जो आरोप लग रहे हैं अब बीजेपी पर, और एक सीधा सा सवाल है कि हरियाणा से चले थे, पंजाब से चले थे, हरियाणा में समर्थन मिलता, उसके बाद दिल्ली चले जाते, खामखा आप लोगों ने ये पूरा का पूरा धारा 144 लगा दी, बैरिकेड्स लगा दिए, दिल्ली जाने से रोक दिया। जब केंद्र बुला रही है और किसान जाना चाहते हैं तो कौन हैं आप जो रोक रहे हैं किसानों को? क्यों रोका आप लोगों ने, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा बखेड़ा शुरू हो गया? देखिए किसान जो है वो किसान नहीं है, कुछ थोड़े से किसान है जो पंजाब के हैं, वो भ्रमित हो रहे हैं। वो तो उनका तो अभी यही मानते हैं कि हरियाणा के किसान नहीं है इसमें हरियाणा के किसान भी बहुत थोड़े से ही हैं जो कांग्रेस से मोटिवेटेड है। हमारे साथ संदीप सिंह भारती जी जो जुड़े हुए हैं, हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। आप वो भी कह रहे हैं कि वो भी कांग्रेस से प्रभावित हैं, वो भी कांग्रेस की तरफ से प्रायोजित हैं। आप कोई इंस्टेंट ले आए हो, वो एक अलग बात है, लेकिन कांग्रेस से मोटिवेटेड जो किसान हैं वो जो है ये कर रहे हैं सारा का सारा। और इनको मैं कहना चाहता हूँ कि किसान अपनी फसल जो है वो कहीं भी बेच सकते हैं। सुधीर सिंगला जी, सुधीर सिंगला जी, ये हरियाणा पार्टी का एक गाइडलाइन है आप लोगों के लिए कि यही बोलना है? प्रवक्ता हो तो, एमएलए हो तो, मंत्री हो तो, सबको यही नहीं, मैं तो एक सीक्वेंस बता रहा हूँ ना। प्रवक्ता भी यही कह रहे हैं, विधायक भी यही कह रहे हैं, मंत्री भी यही कह रहे हैं कि कांग्रेस प्रायोजित है, हरियाणा के थोड़े से किसान हैं वो भी कांग्रेस से भ्रमित हैं। ये पार्टी लाइन कहाँ तय की गई है सर? कहाँ से ये आप सबको लोगों को बोला गया कि जब भी मीडिया पूछे यही बोलो? कहीं से नहीं ली गई। ये सारे के सारे एपिसोड से सारे भ्रम जो है ये क्लियर होती है पिक्चर कि कांग्रेस मोटिवेटेड जो किसान हैं वो सड़क पे उतर आए हैं। पंजाब के किसान जो है, पंजाब की गवर्नमेंट है पंजाब के अंदर, कुछ थोड़े से जो किसान जो है वो हरियाणा के जो है वो थोड़े से किसान है। अदरवाइज 6000 रुपए किसान को समृद्धि राशि मिल रही है। वो कभी किसान जो है वो खाद के ऊपर जो है लाइन में लगता था, वो सारी की सारी सुविधाएं अब मिलने लग गई हैं। और कांग्रेस सुधीर सिंगला जी, एक सेकंड में रोक रहा हूँ, एक सेकंड। आज योजनाओं को गिनाने का वक्त नहीं है। संदीप सिंह भारती साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, वंदना पोपली जी भी कह रही है कि थोड़े से हरियाणा के किसान हैं और सुधीर सिंगला जी भी कह रहे हैं कि थोड़े से हरियाणा के किसान हैं। सर, ये थोड़े से की कोई संख्या है? आप बता देंगे कि कितने हैं थोड़े से? तो आप ही बता दो ना। देखिए, मैं दो बातें कहना चाहूंगा। संदीप जी से पूछा। सबसे पहला तो ये जो बार बार कांग्रेस और किसान को कांग्रेस का वो लेबल लगाना चाहते हैं, बड़ौदा के चुनाव में जनमत संग्रह हुआ था, किसानों का हल्का था और किसानों ने इनको सत्ता पक्ष में रहते हुए भी करारी हार देके बता दिया है
कि हरियाणा के जो किसान हैं इस बिल से कितने खुश हैं। दूसरा, मैं इनको एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि ये चौधरी छोटू राम का बनाया गया मंडी एक्ट था, जो 1938 में चौधरी छोटू राम ने बनाया था, और चौधरी छोटू राम कांग्रेसी कम से कम ये नहीं बता सकते। अगर इनको लगता है कि इनके भीतर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के और सरकार के भीतर चौधरी छोटू राम से ज्यादा किसान हितैषी कोई अंदर से उतरी है तो कृपया स्पष्ट करें, अन्यथा ये बताएं कि चौधरी छोटू राम ने साहूकारों की लूट से किसान को बचाने के लिए जो ये एक्ट बनाया था, इसको नलीफाई करने की, इसको साइडलाइन करने की, बाईपास करने की जरूरत क्यों आनी पड़ी। इनका इवेंट मैनेजमेंट का बहुत बढ़िया काम है, उसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। संदीप जी, एक चीज बताइए संदीप जी, इन तीनों कानूनों में मंडी का तो कहीं जिक्र तक नहीं किया गया है साहब, कहीं जिक्र ही नहीं है कि मंडियां खत्म हो जाएगी या एमएसपी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा, कहीं जिक्र ही नहीं है। क्यों आप लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं? वो इसी बात को तो कह रहा हूँ कि गुमराह कर रहे हैं। अंग्रेज जब इस देश में आए थे, उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम इस देश पे राज करने के लिए आए। उन्होंने वो वाली बात हुई मांगा था कि व्यापार करने के लिए मेरी चाची को मूंछ होता तो मैं उसको चाचा कहता, ये वाली बात हो गई। आप तो ये वाली बात कर रहे हैं सर, जो हुआ ही नहीं है, मैं बता देता हूँ, जो हुआ ही नहीं है उसके भविष्य में उसके बारे में सोच करके अभी से आंदोलन, यही तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और प्राइवेट जो मंडियां हैं, प्राइवेट जो खरीदार हैं, इनकी आवश्यकता सरकार को आन क्यों पड़ी? सरकार के पास खरीदारी के लिए बहुत बड़ा तंत्र है। यदि उसके होते हुए भी ये सरकार किसान की फसल नहीं खरीद सकती है तो फिर सरकार के होने का फायदा क्या है? ये सरकार बार बार ये दावा करती है कि हमने एमएसपी को टच नहीं किया है। मुझे ये बताइए, कपास का एमएसपी 5700-5800 रुपए है, लेकिन इस बार भी जब ये सरकार के ऊपर पूरा दबाव था, सरकार ने एमएसपी पे कितनी फसल खरीदी? बाजरे का एमएसपी ये घोषित करते हैं, ये धान का एमएसपी घोषित करते हैं, कौन से सीजन में इन्होंने एमएसपी पे किसान की फसल खरीदी? और आगे जाके अब तो ये सरकारी जवाब लेते हैं वन्ना, प्राइवेट खरीद की बात आई, जवाब लेते हैं प्राइवेट खरीद होती है। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है, जिस तरह की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपने बड़ौदा का बोला, आपने कहा कि किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को हराया। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल क्लियर पॉइंट है कि हुड्डा जी ने बार बार ये कहा मैं तुम्हारा तुम मेरे, और यही बात कैप्टन अमरिंदर कह रहे कि मेरे पंजाबियों, जो ये शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, उन्हीं शब्दों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और जहाँ तक आप बात करें एमएसपी पर ही तो सारी फसल खरीदी जा रही है। आज प्रधानमंत्री जी ने टोटल डेटा बताया कि किस समय कांग्रेस के समय में मंडी में नहीं गए हैं, आपने कभी खेती नहीं करी है, आपका कसूर नहीं है। आपको मैं पूरा बता सकती हूँ, लेकिन आप किसी संदीप भारती, आपको भी रोक रहा हूँ। कैप्टन अजय यादव हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, पूर्व मंत्री हैं हरियाणा के। बहुत बहुत स्वागत है कैप्टन अजय यादव जी आपका जनता टीवी पर। कैप्टन अजय यादव जी, लगातार ये भाजपा पार्टी हो या बीजेपी की सरकार हो, लगातार ये आरोप लगा रही है कि आप लोगों की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से मोटिवेटेड हैं ये किसान, आप लोग उनके कंधों पर बंदूक रख के चला रहे हैं। कैप्टन अजय यादव जी, देखिए ऐसा है, पहली बात तो ये है कि ये जो आरोप हैं ये टोटली निराधार हैं। असली मुद्दा है किसान की, उनकी जो जीवन रेखा है वो है कि उनको उचित मूल्य मिले। आप देखिए, जो अन्नदाता पूरे देश का पेट भरता हो, हरियाणा और पंजाब, और उनको आतंकवादी की संज्ञान देना, इससे बुरी बात हो सकती नहीं है। आप देखिए कि जो इन्होंने 3 काले कानून जो इन्होंने पारित किए हैं, किसान केवल एक बात कह रहा है कि एक कानून ऑर्डिनेंस लेके आ जाओ कि हम जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको कानून के तौर पे लागू कर दें। उसमें इनको करने में दिक्कत क्या? अगर ये दे रहे हैं, आप देखिए बिहार के अंदर 2006 के अंदर ये जो न्यूनतम मूल्य ये समाप्त कर दिया था। एक सेकंड मैं सवाल करना चाहूंगा साकेत जी, हमारी मांग के संबंध में डॉक्टर अजय यादव जी हैं। हमारी मांग है हर दाने की सरकारी खरीद फार्मूले के तहत बिहार में जो न्यूनतम मूल्य था वो समाप्त कर दिया था 2006 के अंदर। आज वहां पर 800 और 1000 रुपए में जो है जीरी दिख रही है। हम कह रहे हैं कि इन्होंने कहा था कि 15 लाख हम आपको आपके खाते में डाल देंगे, 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, मिल गए क्या? तो यूं कहने से बात नहीं बनती है। किसान चाहता है कि लिखित में और कानून पास करें, सीधी बात है, तो दूसरी कोई बात ही नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर प्रधानमंत्री इस चीज को लेकर आश्वस्त कर रहे हैं कि एमएसपी को लेकर किसी भी तरीके से कोई छेड़छाड़, यही मोदी जी है ना जिन्होंने कहा था कि मैं 15 लाख रुपए आपके
खाते में डालूंगा, ये कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे 15 दिन में। अगर 22 दिन के अंदर अगर ये कोरोना में लॉकडाउन में जो है मुझे किसी चौराहे पे आप रोक लेना, तो क्या हुआ फिर उसका? ऐसे कहने से थोड़ी बात बनती है। कैप्टन अजय यादव जी, कानून बनाए। कैप्टन अजय यादव जी, कानून बनाने में क्या दिक्कत है? एमएसपी की गारंटी कानून तो इससे पहले भी नहीं था, तो फिर आज इसकी ऐसी नौबत क्या आन पड़ी है? ओहो, नहीं, इनको फिर ये बिल लाने की जरूरत क्या थी कि भाई 2 किस्म की मंडी होगी, एक मंडी बाहर होगी, एक मंडी अंदर होगी। 2006 में बिहार में कानून ये पास, वहां पर क्या हालत है आज? वहां अनाज मंडियां है ही नहीं, लेकिन होगी। कैप्टन अजय यादव जी, तो इस तरीके से ये तो किसानों को देखो, ऐसा है कि हरियाणा पंजाब में मंडियां हैं, यहाँ पर 2 किस्म की मंडी हो जाएगी। जो अडानी अंबानी के लोग बाहर से, जो किसान है वो डिस्ट्रेस सेल करेगा, उसका अपना मेरा कहना है। अजय यादव, बोलना आप वंदना जी एक सेकंड। कैप्टन अजय यादव जी, लेकिन आपको ये नहीं लगता कैप्टन अजय यादव जी कि ये मंडी के अलावा एक ऑप्शन किसानों को दिया जा रहा है कि वो बाहर भी अपना फसल बेच सकता है? ये एक ऑप्शन दिया जा रहा है किसानों को। किसान संतुष्ट नहीं है इससे ना। जब किसान संतुष्ट नहीं है फिर ये आरोप लगाना कि कांग्रेस कर रही है। आप मुझे बताओ कि जो हमारा तकलीफ हो रहा है, यहाँ पर कोई जाम लग रहा है? जाम लग रहा है जहाँ पर किसान यूनियन एक्टिव है, जिस एरिया में किसान यूनियन एक्टिव है। ये टोटली जो आंदोलन है किसानों का है, इसमें कोई भी राजनीतिक आदमी ना तो वहां जाता है। मैं तो गया नहीं वहां आज तक वहां, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें राजनीतिक आदमी नहीं आने चाहिए वहां। ठीक है कैप्टन अजय यादव, अभी झूठा आरोप लगाया कांग्रेस के ऊपर। पहुंचे, शैलजा जी पहुंची हैं, क्या वो राजनीतिक नहीं है? या मेरी बात सुनो, मैं बात कर रहा हूँ, मैं तो नहीं जाना है। हमारे यहाँ हिंदुवाद में कहाँ पर इतना जो लोग हैं यहाँ पे कांग्रेस में राजनीतिक, आप यहाँ पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं कि मंडियां खत्म की जाएंगी। कहाँ से खत्म हो जाएंगी? झूठ बोल रहे हैं, क्या मतलब बोलने का आपका? आप ये आप जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे मुझे आपत्ति है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, जो बोल रहा हूँ सत्य बोल रहा हूँ मैं। नहीं, अच्छा, आज सत्यवादी हरिश्चंद्र है, मतलब आप मुझे बताइए कि मंडियां किस तरह से खत्म हो जाएगी, एमएसपी किस तरह से खत्म हो जाएगा, उसका जवाब दीजिए। अच्छा ठीक है, वंदना पोपली जी एक सेकंड, वंदना पोपली जी एक सेकंड, एक सेकंड वंदना पोपली जी, वंदना पोपली जी एक सेकंड, वंदना पोपली जी, वंदना जी एक सेकंड वंदना जी। अजय बात करती है, तभी से बात कर। कैप्टन अजय यादव एक सेकंड कैप्टन ठीक है, कैप्टन अजय यादव जी एक सेकंड, कैप्टन अजय यादव जी एक सेकंड, वंदना जी एक सेकंड चुप हो जाइए एक सेकंड लड़ाई विधानसभा में लड़ा, यहाँ किसानों के एक सेकंड वंदना पोपली जी एक सेकंड, आप अगर चुप हो जाएंगे तो मैं कैप्टन अजय यादव से बात करूं। कैप्टन अजय यादव जी, एक आखिरी सा सवाल मेरा आपसे ये है कि इस पूरे मसले पर आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को भी सभ्यता नहीं आती, इसको बोलने की तमीज नहीं जिसको? कैप्टन अजय यादव जी एक सेकंड, मैं आपसे ये वंदना पोपली जी एक सेकंड, वंदना पोपली जी एक सेकंड, इसको बोलो कि मेरे से ना ये डिबेट में से इसको बाहर निकालो, उसको यहाँ से। वंदना पोपली जी एक सेकंड, बोलने का तरीका, वंदना जी एक सेकंड। अच्छा कैप्टन अजय यादव जी आप शांत हो जाइए। एक आखिरी सवाल कैप्टन अजय यादव जी मेरा आपसे, क्या आपको नहीं लगता कि किसानों के मसले पर कांग्रेस को भी साथ आना चाहिए और सरकार से जा करके खुद एक डेलीगेशन आप लोगों का बात करे? कांग्रेस मामले में साथ है, ठीक है ना जी, हम साथ हैं इस मामले में, और कांग्रेस जो है हम केवल समर्थन कर रहे हैं, हम इसमें भाग नहीं ले रहे हैं। हम बिल्कुल ना वहाँ कभी गए ना इस प्रकार हमने कोई कार्य किया है। ठीक है कैप्टन, अगर आप किसी प्रवक्ता को, ठीक है, शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपका, शुक्रिया कैप्टन अजय यादव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वंदना पोपली जी अब अपनी बात रखें और मैं चाहूंगा कि आप चेतन चौहान जी को जो काउंटर करना चाहते हैं वो काउंटर करें। आप देख रहे थे यहाँ पर कि किस तरह से कांग्रेस के लीडर्स जो है वो बात करते हैं, कह रहे हैं कि बाहर निकालिए। कमाल है, ये इनका हिटलरशिप है कि किसी को भी बाहर निकाल देंगे, तो वही बात है। आप भी हमारे लिए सम्मानीय हैं और कैप्टन अजय यादव जी भी हमारे लिए सम्मानीय हैं। आप ये भी देखेंगे कि किस तरह से शाहीन बाग में लोग बैठे रहे और जैसे दिल्ली के इलेक्शन में सब कुछ खत्म हो गया,
तो यहाँ पर भी मैं आपको सिर्फ बताना चाहती हूँ कि किसानों को अगर कोई प्रॉब्लम है तो केंद्र सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है, वो बात करे, अपनी बात को, मुद्दे को वहाँ पर रखें। लेकिन मुझे यहाँ पर कहीं पर भी 1% नहीं दिखाई दे रहा कि ऐसा कोई परेशानी वाला मुद्दा है। अचानक से एमएसपी पे कौन सा खतरा पैदा हो गया, उसका जवाब इन्होंने मुझे अभी तक नहीं दिया है। उसका जवाब चेतन चौहान जी के पास चलते हैं। 1.5 महीने चेतन चौहान जी के पास चलते किसी ने नहीं दिया। वंदना जी एक सेकंड। चेतन चौहान जी, आपको नहीं लगता कि किसानों को आप लोगों को भी समझाना चाहिए कि वो जाएं और केंद्र सरकार से एटलीस्ट बात तो करें? बातचीत का रास्ता जब खुला हुआ है। चेतन चौहान जी। साकेत जी, मैं बहुत देर से बड़े आराम से सुन रहा था, परंतु इस तरीके से डिबेट ना, तो क्योंकि जनता हमें देख रही है, हम क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं, इस तरीके की हमें मर्यादा भी देखनी चाहिए। और मैं स्पेशली भाजपा की प्रवक्ता को कहूंगा कि सुनने का महत्व भी रखे। अगर कोई आदमी बोल रहा है तो सुने में, हम भी बहुत आराम से सुन रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो आपने कहा तो उसके बाद आप क्या बोलेंगे, बकवास कर रहे हैं? तो ये आप कृपया करके अपने लीडर्स को सिखा दें तो बहुत बढ़िया होगा। आप सीखेंगे तो आप लोगों को सिखाऊंगा। या आप लोग बीच में प्रश्न नहीं करते? बीच में प्रश्न करने का मतलब क्या बकवास करना होता है? कृपया करके ये इतनी नसीहत जो आप दे रहे हैं तो अपने लीडर को लीजिए ना, कि वो भी कुछ सीख करें। हमारी जरूरत क्या है यहाँ? ठीक है, बोलिए चेतन जी। चेतन जी बोलिए। कि मैं यही बात कह रहा हूँ, बात किसान को समझाने की आप बात कर रहे हैं। ये वो किसान है जो इस देश का पालन पोषण करता है। आप इसको ये समझते हैं कि ये बेवकूफ है? क्या कहना चाह रही है भाजपा? क्या कहना चाह रही है कि ये किसान को समझ नहीं आती? पंजाब का और हरियाणा का 70% अनाज ये 2 प्रदेश पैदा करते हैं, और आप इनको ये बता रहे हो कि ये बरगलाए हुए हैं। इनको बरगलाने वाला कौन हो सकता है? जो देश को अन्न देता है, अन्नदाता है, और उसको आप बरगलाने की कह रहे हैं। या भाजपा कहती है कि बरगला रखा है। आपको ये बरगले हुए लगते हैं? आप कमाल करते हो। यही तो बात भाजपा की है। कभी गुंडा कहा जाता है, कभी आतंकी कहा जाता है, और अब ये कहा जा रहा है कि ये बरगलाए हुए हैं। जो इतना बड़ा किसान आंदोलन आज पैदा हो गया है, दिल्ली को घेर कर बैठा हुआ है, कोने देश के कोने कोने से लोग, किसान वहां इकट्ठे हो रहे हैं। हर आदमी, आम नागरिक भी किसान को सपोर्ट कर रहा है, परंतु भाजपा ये कह रही है कि वो बरगलाए हुए हैं। ठीक है, किस तरीके की ओछी राजनीति है? ठीक है, वंदना मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वंदना जी बार-बार एक चीज पूछ रही है साकेत जी। मुझे बोलने के लिए। ठीक है वंदना जी, एक सवाल ले लेते हैं चेतन जी का। ओछी राजनीति तो दिख रही है। वंदना जी, एक सवाल ले लेते हैं चेतन चौहान जी का। क्या कारण है वो पूरे देश को दिखाई दे रहे हैं। आप तो बार बार मैं एक प्रश्न पूछ रही हूँ कि एमएसपी से अचानक से क्या खतरा पैदा हो गया, ये किसके कारण जिनको आप बार बार कहते हैं, इसका जवाब ना आप देते हैं ना किसान नेता देते हैं, और शोर पूरा मचाया जा रहा है कि किसान बर्बाद हो गए। किसान, अरे जब आप बार बार चेतन जी जवाब बोले तो मैं क्या बोलूं? सुनेंगी वही आपके नेता की भाषा बोलूं? सुनेंगी आपके नेता की भाषा बोलूं क्या मैं? थोड़ा बीच में बोल रहे हैं। मैं भी आपके नेता की वंदना पोपली जी, बस सुन लीजिए जरा उनको। जो उनको महिला से बोलने की तमीज नहीं है वो भी मैं बोलूं। वंदना पोपली जी एक सेकंड। चेतन जी का एक सवाल ले लेते हैं। उसके बाद पूरी बात सुनिए। मुझे ये बताइए कि तीनों कृषि कानूनों में आपको क्या ऑब्जेक्शन है, वो आपने आज तक नहीं वंदना पोपली जी, क्या आप तक आवाज नहीं जा रही है हम लोगों की? हम लोगों की आवाज नहीं पहुंच रही क्या आप तक? कहते हो कि क्या कहते हैं कि साकेत, क्या होता है कि कहते हैं एक व्यक्ति के पास बार बार लोग पहुंच जाते हैं कि अरे ये तो बहुत खराब चीज है, अरे लुट गए, परेशान हो गए, काले कानून है, मर गए, और ऐसे जब बार बार लोग पहुंचे तो लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ सच कह रहे हैं। तो बरगलाने की बात ये है कि झूठे तथ्य पेश करके उनको बताया जा रहा है कि तुम तो मर गए, ये बोलने की कोशिश की जा रही है, तो किसान तो परेशान होगा ही ना। तो हम इसकी बात कर रहे हैं। बस पहुंच रही है हमारी। आप बार बार बोलते हैं कि किसान वंदना जी, वंदना जी, क्या आप तक आवाज जा रही है? किसान जो है वो अपनी फसल वंदना पोपली जी, 2-3 बातें ले लीजिए एक बार। वंदना पोपली जी, क्यों का मामला चल रहा है? वंदना पोपली जी, वंदना जी, वंदना जी, वंदना जी, वंदना जी, वंदना जी, आज लगता है कि हम लोगों की आवाज ठीक से पहुंच नहीं रही है, क्योंकि हम लोग पिछले 5 मिनट से आपको कह रहे हैं वंदना जी रुक जाइए, सुन लीजिए, रुक जाइए, सुन लीजिए। जी बोलिए, मुझे सुनाई नहीं दिया। जी, चेतन चौहान जी कुछ सवाल आपसे लेना चाह रहे हैं। चेतन जी लीजिए, उसके बाद आता हूं संदीप जी आपके पास। जवाब देना चाह रहा हूं। ये तब से जब से डिबेट में बैठी हैं, ये एक बात बोली जा रही है कि मुझे एमएसपी का खतरा बताएं, मुझे एमएसपी का खतरा बताएं। मैं वो एमएसपी का खतरा बताना चाह रहा हूं, परंतु ये सुनने को राजी नहीं है। जी बोलिए ना। बोलिए। वंदना जी, एक बात बताइए, आपने मंडी के अंदर 2% फीस रखी और मंडी के बाहर 2% फीस नहीं रखी।
यही इस कानून के अंदर है। हेलो जी, हम लोग सुन रहे हैं, आप अपनी बात पूरी करें चेतन जी। आप अपनी बात रखिए। आपने यही कानून बनाया है ना जी कि आपने 2% फीस मंडी के अंदर रखी हुई है, और अगर फसल किसान बाहर बेचता है तो 2% फीस उसको नहीं लगेगी। यही कानून में आपने नए कानून में लाया है। इस कानून के अंदर मुझे इतना बता दीजिए कि किसान को फायदा कैसे होगा? वो मंडी में जाएगा, 2% फीस कौन देगा? व्यापारी देगा? कौन देगा? खरीदार देगा या बेचने वाला देगा? आपने मंडी का कानून हटाया नहीं, परंतु उसको खत्म करने के लिए षड्यंत्र बना दिया है। एक षड्यंत्र ऐसा कर दिया है, एक दुकान महंगी कर दी, एक सस्ती कर दी। अब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये षड्यंत्र है, और इसीलिए आप एमएसपी कानून में लिखना नहीं चाहते, आप सिर्फ बोलना चाहते हैं। आप बार बार कहते हैं, मोदी साहब कहते हैं, परंतु लिखते नहीं है, क्योंकि आपका जो षड्यंत्र है वो एमएसपी के लिखते ही खत्म हो जाएगा। ये किसान जानता है, कोई बरगलाया हुआ नहीं है। मैं भी किसान पुत्र हूं, इसीलिए कह रहा हूं, ये हम सब लोग जानते हैं आपका षड्यंत्र क्या है। आप किस तरीके से मंडी को खत्म करेंगे, और उसके बाद किस तरीके से किसान की जो फसल है उसको औने पौने दाम में खरीदेंगे। आप मुझे एक बात और बता दीजिए, आपने होर्डिंग एक्ट क्यों, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट क्यों खत्म कर दिया? क्यों कर दिया? क्यों जमाखोरी आपने अलाउ कर दी? आप बता दीजिए, इसका जवाब दीजिए मुझे। आप कहते हैं, एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए पूरी। आप कहते हैं एक देश एक बाजार। आपको पता है किसान 5 एकड़ से कम भूमि वाला है इस देश के अंदर, 86%, और वो आदमी अपने जिले से बाहर नहीं जा सकता। आप उसको कहते हैं कि वो अपना आलू लेकर बॉम्बे जाकर बेचे। कैसी बात करते हैं? और बता दूं, आप ध्यान दीजिए, आंकड़े ये भी कहते हैं उस 86% के अंदर 80% वो किसान है जो 2 एकड़ का मालिक है। इस तरीके का किसान, और आप उसको बरगलाने का काम तो आप कर रहे हैं। किसान तो बिल्कुल ठीक जगह खड़ा है, संदीप भाई बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, अपनी जगह बिल्कुल ठीक खड़े हैं, इसीलिए तो आवाज उठा के खड़े हैं। आज इतनी ठंड में ठीक है, जवाब लेते हैं वंदना पोपली जी से। फिर संदीप जी आ रहा हूं आपके पास। वंदना पोपली जी से जवाब लेते हैं चेतन जी। घर से बेघर है। ठीक है चेतन जी, कैसी बात करती है? ठीक है, ये जो किसान है ये प्रायोजित है, आप किसान का अपमान करने लग रहे हैं, सरेआम अपमान है। ठीक है चेतन जी, ठीक है, बोलिए वंदना। सुन लीजिए, आप यहाँ पर मंडी टैक्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपने कहा कि मंडी टैक्स जो है किसानों पर लगाया गया है, लेकिन ये मंडी टैक्स तो पहले भी था कि जो सेक्रेटरी है वो पहले मना करता था कि अगर आप बाहर बेच रहे हो तो पहले मंडी टैक्स दो, उसके बाद आप बाहर बेच सकते हो। हम क्या कह रहे हैं कि अगर आपको एमएसपी से ज्यादा रेट मिलते हैं तो मंडी के बाहर बेचो, और अगर एमएसपी पे अगर आपको बेचना है तो आप मंडी के अंदर बेचो, इसमें तकलीफ क्या है? और दूसरा प्रश्न आपका यहाँ पर, आपने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की बात की। चेतन जी, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। इल्जाम लगाते हैं आप, इल्जाम लगाते की बात नहीं सुन रहे। और जबकि मैंने आपको बोला कि जब मैं बोल रही हूँ तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, मुझे प्रॉब्लम आ रही है कि सामने वाला क्या बोल रहा है। तो कृपया करके पहले मेरी पूरी बात सुनिए। दूसरी बात, आपने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की बात की। एक मुख्य मंत्रियों की उच्च अधिकार की बैठक हुई थी जिसमें कमलनाथ जी भी थे, देवेंद्र फडणवीस जी थे और नरेंद्र तोमर जी भी थे। तो उसमें कमलनाथ जी का बयान था, उन्होंने कहा था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ने अपना लक्ष्य पूरा कर दिया है, इसको खत्म कर देना चाहिए, और ये उनका बयान रिकॉर्ड पर है। कमलनाथ जी कौन सी पार्टी से आते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपकी ही पार्टी के नेता है, वो ये बयान देते हैं। और जहां तक आप एसेंशियल कमोडिटी की बात कहते हैं कि एसेंशियल कमोडिटी में भी हमने एक कैप रखी हुई है कि अगर इससे ऊपर जाएगा तो भी वो गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करेगी। तो मुझे लगता है कि ये जो आप जितने भी दावे कर रहे हैं वो कहीं पर भी दावे बैठते नहीं है। संदीप जी का एक रिएक्शन लेते हैं। संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? वंदना जी एक सेकंड रुकिए आपको। फार्मिंग से क्या होगा कि जो किसान है वो मर जाएगा, परेशान हो जाएगा, जो कंपनी है उसको वंदना जी एक सेकंड, वंदना जी के पास आवाज नहीं जा रही, थोड़ा सा कम कीजिए। हाँ, देखिए, पहली बात, किसानों को बरगलाने के संबंध में कांग्रेस की भूमिका की बात ये कह रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो किसान संगठन है, भारतीय किसान संघ,
उसने भी इन तीनों कानूनों के ऊपर अपनी चिंताएं जाहिर करके प्रधानमंत्री से अनुरोध किया था कि ये कानून जो है किसान के हित में नहीं है। मैं चाहूं तो वो लिखित में आपको दिखा सकता हूं। ये आरएसएस के किसान संगठन का है। यदि आप आरएसएस के किसान संगठन को ही आप नहीं समझा पाएंगे वंदना जी, तो किसान तक समझाने की कैसे बात कर सकते हैं। दूसरा जो तथ्य आप देते हैं बार बार एमएसपी से इसमें क्या टीका टिप्पणी होती है, क्या नुकसान होगा। एमएसपी जो है और सरकारी खरीद ये किसान की लाइफलाइन है, किसान को बचाने के लिए, एक सुनिश्चित आय के लिए गारंटी है। अब आप ये कह रहे हैं कि हमने मंडियां नहीं खत्म करी, मंडियों के बराबर में प्राइवेट मंडियां खड़ी कर देना, उनको ज्यादा सुविधाएं देना, बिना टैक्स के खरीद का मौका देना, तो सरकारी खरीद तो अपने आप खत्म हो जाएगी। ये जो सरकारी स्कूल हैं ये कैसे खत्म हुए? सरकार ने तो बंद नहीं करा ना सरकारी स्कूलों को, बराबर में प्राइवेट एजुकेशन माफिया खड़े कर दिए। उन एजुकेशन माफियाओं ने सरकारी स्कूलों की रिलेवेंस खत्म कर दी। वही मंडी सिस्टम में होने वाला है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ पॉलिटिकल पंचायत में शरीक होने के लिए। वक्त की कमी है, चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन ये आंदोलन कम से कम आगे आने वाले कुछ दिनों तक तो आगे बढ़ता हुआ नजर आ ही रहा है। ग्राउंड जीरो से लगातार जनता टीवी की टीम आपको पल पल का अपडेट पहुंचा रही है। इस पेशकश में बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।